हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर मैंने यह आपको जेपीएससी मुख्य परीक्षा का सीरीज शुरू किया है, जिसमें अभी तक हमने आपको वैदिक आयोग का मूल निवास स्थान पर चर्चा किया। उसके बाद हम लोग वैदिक के राजनीतिक स्थितियों के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह है वैदिक कालीन सामाजिक स्थितियों की विशेषताओं का वर्णन करें, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऋग्वेद काल का सामाजिक के विशेषताओं के बारे में वर्णन किया था। मैंने आपसे कहा था कि जब भी वैदिक कालीन विशेषताओं को लिखना है, या सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो या धार्मिक विशेषता लिखना है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद काल का सामाजिक विशेषता बताएंगे, या आर्थिक विशेषता बताएंगे, या राजनीतिक विशेषता बताएंगे, या धार्मिक विशेषता बताएंगे। फिर उत्तर वैदिक काल का हम शुरू करेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल शुरू करने से पहले हम पहला पैराग्राफ में लिखेंगे कि ऋग्वेद काल की वो कौन कौन सी परंपरा थी जो उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती थी, और फिर कौन सी नई परंपरा शुरू हुई। हम लोग जो अभी क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, उस डिस्कशन का जो नाम है वैदिक कालीन सामाजिक स्थितियों की चर्चा करें। हमने लास्ट वीडियो में ऋग्वेद काल का सामाजिक स्थिति के बारे में बता दिया है। आज हम उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे। उत्तर वैदिक कालीन का समय है, उत्तर वैदिक कालीन का जो समय है वह 1000 BCE से 600 BCE है। यह तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे उत्तर वैदिक कालीन का सामाजिक स्थिति, उसको देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि उत्तर वैदिक समाज का स्वरूप भी कुछ हद तक जनजातीय बना रहा। उत्तर वैदिक समाज का स्वरूप भी ऋग्वेद काल की तरह कुछ हद तक जनजातीय ही बना रहा। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था कायम थी। शूद्र के संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था। परिवार के मुखिया की विशेष स्थिति थी। उसे अन्य सदस्यों का नियमन करने का अधिकार था। दास प्रथा प्रचलन में था, लेकिन उनसे घरेलू कार्य ही लिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। रहन सहन खान पान में ऋग्वैदिक निरंतरता थी। जो हम सबसे पहले पैराग्राफ लिखेंगे उत्तर वैदिक समाज का, उसमें वह बातें लिखेंगे जो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक विशेषता था, उसको उत्तर वैदिक काल में हम जो निरंतरता देखते हैं उसको लिखेंगे। इसको स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वेद काल की कुछ निरंतरताएं देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल समाज की कुछ निरंतरताएं देखने को मिलती है, उसको एक पैराग्राफ में लिख देंगे। उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक काल समाज की कुछ निरंतरताएं देखने को मिलती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज की कुछ विशेषताओं की निरंतरता देखने को मिलती है। फिर से सुन लीजिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज की कुछ विशेषताओं का निरंतरता देखने को मिलती है। फिर आप एक पैराग्राफ में इस बात को लिखेंगे कि उत्तर वैदिक समाज का स्वरूप भी कुछ हद तक जनजातीय बना रहा। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था कायम थी। शूद्र के संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था। परिवार के मुखिया की विशेष स्थिति थी। उसे अन्य सदस्य का नियमन करने का अधिकार था। दास प्रथा प्रचलन में था तथा उनसे घरेलू कार्य लिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। रहन सहन खान पान में ऋग्वैदिक निरंतरता थी। कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन के समाज के बाद जो उत्तर वैदिक कालीन समाज का जो विशेषता लिखेंगे, उसमें पहला चीज लिखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज की कुछ विशेषताओं की निरंतरता देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक कालीन समाज का स्वरूप भी कुछ हद तक जनजातीय बना रहा। समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था कायम थी। शूद्र के संपर्क से परहेज नहीं किया जाता था। परिवार के मुखिया की विशेष स्थिति थी। उसे अन्य सदस्य का नियमन करने का अधिकार था। दास प्रथा प्रचलन में था और उनसे घरेलू काम भी लिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बना रहा। रहन सहन एवं खान पान में ऋग्वैदिक निरंतरता देखने को मिलती है। रहन सहन एवं खान पान में ऋग्वैदिक निरंतरता देखने को मिलती है।
या आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे। स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करना है, ठीक। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कृषि के विकास के कारण, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे लेकिन उत्तर वैदिक काल में की सामाजिक विशेषताओं में कुछ परिवर्तन के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। कृषि के विकास ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में कुछ परिवर्तन के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। और फिर आगे लिखेंगे कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण, कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ तथा वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से असमानता का उदय हुआ। फिर से सुन लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन समाज में कुछ नए तत्व, परिवर्तन के कुछ नए तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण, कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ तथा वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से असमानता का उदय हुआ। बात समझ गए कि कृषि के विकास के कारण तथा अधिशेष, कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ और वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से असमानता का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में समाज में स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया। ऐसी स्थिति में समाज में स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया तथा कर्म के स्थान पर वर्ण ही महत्वपूर्ण हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में जो है कुछ नए परिवर्तन के कुछ नए तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। और फिर आपको लिखना है कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा तथा वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से असमानता का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में समाज में स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया तथा कर्म के स्थान पर वर्ण ही महत्वपूर्ण हो गया। वर्ण के लिए उनके कार्य निर्धारित कर दिए गए। वर्ण के लिए, प्रत्येक वर्ण के लिए उनके अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। फलतः सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध होने लगी। ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा था। क्षत्रिय का समाज में दूसरा स्थान था। क्योंकि युद्ध में लौह के उपकरण बनने लगे और उसका प्रयोग होने लगा, इससे क्षत्रियों की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई। क्योंकि क्षत्रियों का स्थान दूसरा था, युद्ध में लौह अस्त्र का प्रयोग होने लगा, इससे क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हो गई। ब्राह्मण भौतिक समर्थन के लिए राजन्य या क्षत्रिय पर आश्रित हो गए और राजन्य या क्षत्रिय अपनी सामाजिक स्वीकृति के लिए ब्राह्मण पर आश्रित हो गए। फिर से सुन लीजिए, ब्राह्मण का स्थान समाज में सर्वोच्च हो गया, क्षत्रिय का स्थान समाज में दूसरा था। लोहा का युद्ध में प्रयोग होने लगा, जिसके कारण क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हो गई। ब्राह्मण भौतिक समर्थन के लिए राजन्य पर आश्रित हो गए और राजन्य अपनी सामाजिक स्वीकृति के लिए ब्राह्मण पर आश्रित हो गए। यह आपको लिख देना है एक पैराग्राफ में। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है तीसरा वर्ण वैश्य का था। चाहे एक ही पैराग्राफ में लिख लीजिएगा, ठीक है, पैराग्राफ चेंज मत कीजिएगा। तीसरा वर्ण वैश्य का था, वह एकमात्र उत्पादक एवं करदाता था। तीसरा वर्ण वैश्य का था, वह एकमात्र उत्पादक एवं करदाता था। उपरोक्त तीनों वर्णों को द्विज का स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को द्विज का स्थान प्राप्त था। चौथा वर्ण शूद्र था। इनकी स्थिति समाज में सबसे नीचे थी। चौथा वर्ण शूद्र का था, इनकी स्थिति समाज में सबसे नीचे थी। शूद्र काल तक वर्णों के पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए। शूद्र काल तक वर्णों के पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए। शूद्र काल तक वर्णों के
पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए। आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखा है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखा है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। शूद्र को अब अस्पृश्य माना जाने लगा। शूद्र को अब अस्पृश्य माना जाने लगा। ठीक। वशिष्ठ धर्मसूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना गया। वशिष्ठ धर्मसूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना गया। वशिष्ठ धर्मसूत्र में शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना गया। वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गया। वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गया। फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवर्तन के कुछ नए तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। कृषि के विकास तथा अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा तथा वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से असमानता का उदय हुआ। ऐसी स्थिति में समाज में स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया तथा कर्म के स्थान पर वर्ण ही महत्वपूर्ण हो गया। हर वर्ण के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित कर दिए गए। फलतः सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध होने लगी। ब्राह्मण का स्थान समाज में सबसे ऊंचा था, क्षत्रिय का समाज में दूसरा स्थान था। लेकिन युद्ध के उपकरण के रूप में लोहा का प्रयोग होने लगा। इससे क्षत्रियों की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई। ब्राह्मण भौतिक समर्थन के लिए राजन या क्षत्रिय पर आश्रित हो गए और क्षत्रिय या राजन अपनी सामाजिक स्वीकृति के लिए ब्राह्मण पर आश्रित हो गए। तीसरा वर्ण वैश्य का था। वह एकमात्र उत्पादक एवं करदाता था। तीसरा वर्ण वैश्य का था। वह एकमात्र उत्पादक एवं करदाता था। उपरोक्त तीनों वर्णों को द्विज का स्थान प्राप्त था। उपरोक्त तीनों वर्णों को द्विज का स्थान प्राप्त था। चतुर्थ वर्ण शूद्र था और इसकी स्थिति समाज में सबसे नीचे थी। चतुर्थ वर्ण शूद्र था और इसकी स्थिति समाज में सबसे नीचे थी। शूद्र काल तक वर्णों के पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए। शूद्र काल तक वर्णों के पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए। आपस्तंभ धर्मसूत्र में लिखा है, उल्लेख है कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ है। शूद्र को उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्य माना जाने लगा। वशिष्ठ धर्मसूत्र में लिखा गया है, उल्लेख है, वशिष्ठ धर्मसूत्र में उल्लेख है कि शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना जाए। वशिष्ठ धर्मसूत्र में उल्लेख है कि शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना जाए। वर्ण कठोर होकर अब जाति में बदल गया। यह आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज परिवर्तन देखने को मिलता है वह है गोत्र की अवधारणा का विकास। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह है गोत्र की अवधारणा का विकास। अब विवाह में गोत्र बहिर्गमन की प्राथमिकता दी जाने लगी। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह है गोत्र की अवधारणा का विकास। गोत्र विवाह के लिए गोत्र बहिर्गमन की प्राथमिकता दी गई। विवाह के लिए गोत्र बहिर्गमन की प्राथमिकता दी गई। गोत्र बहिर्गमन जो है उसको कहा जाता है जो पिता की शादी करने वक्त, विवाह करने वक्त जो है पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माँ की तरफ से 5 पीढ़ी को मिलाया जाता है कि आपस में इन लोगों का तालमेल तो नहीं था। बात को समझिएगा। तो फिर से सुन लीजिए, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह है गोत्र की अवधारणा का विकास। विवाह के लिए गोत्र बहिर्गमन की प्राथमिकता दी गई। यह वस्तुतः सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने की प्रक्रिया थी। गोत्र बहिर्गमन जो थी वो सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने की प्रक्रिया थी कि आदमी 7 और 5 पीढ़ी पर एक अपने परिवार तक सीमित न रह जाए, आगे भी बढ़े। यही इसका मूल उद्देश्य था। फिर से सुन लीजिए, यह गोत्र बहिर्गमन जो है यह वस्तुतः सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने की प्रक्रिया थी। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है वह है गोत्र की अवधारणा का विकास।
विवाह के लिए गोत्र बहिर्गमन को प्राथमिकता दी गई। यह वस्तुतः सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने की प्रक्रिया थी। अब ऐसे व्यक्ति से संबंध होने लगे थे जो एक दूसरे से अलग थे। अब ऐसे व्यक्ति से संबंध होने लगे थे जो एक दूसरे से अलग थे। आर्यों ने आश्रम व्यवस्था को उत्तर वैदिक काल में विकसित कर लिया था और आश्रम व्यवस्था में के 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ऊपर और जो आश्रम व्यवस्था का घोषित उद्देश्य था, आश्रम व्यवस्था का जो घोषित उद्देश्य था 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना एवं ऋणों से मुक्त होना। आश्रम आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था विकसित कर लिया था और इस आश्रम व्यवस्था का घोषित उद्देश्य था 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना और ऋणों से मुक्त होना था। यह आप एक पैराग्राफ में लिख दीजिएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा स्त्रियों की स्थिति के बारे में। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि स्त्री उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब स्त्रियों को उपनयन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। अब महिलाओं को उपनयन के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुत्री के जन्म को अभिशाप माना गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र प्राप्ति को पुत्र परिवार का रक्षक और पुत्री दुख का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ में पुत्र परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण माना गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा, विष और पाशा की तरह बुराइयों से की गई है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा, विष और पाशा की तरह बुराइयों में की गई है। ठीक है। बाल विवाह का प्रचलन अब शुरू हो गया था और पुरुष और महिलाएं अब पुरुषों के पूर्ण अधीन हो गई। बाल विवाह का प्रचलन हो गया था और महिलाएं पुरुषों के पूर्ण अधीन हो गई थी। अब शिक्षा दीक्षा पर भी पुरुषों का नियंत्रण होने लगा था। यह बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने गार्गी को सर फोड़ने की बात की थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने गार्गी के सर फोड़ने की बात की थी, जो उपरोक्त तथ्य को प्रमाणित करता है। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा पर भी अब पुरुषों का नियंत्रण होने लगा था। यह बात हम बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित कथा याज्ञवल्क्य ने गार्गी को जो सर फोड़ने की बात कही थी उसके आधार पर यह कह सकते हैं। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। यही आपको जो है इस तरीके से वैदिक कालीन सामाजिक विशेषताओं का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया। आपको सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया कि वैदिक कालीन सामाजिक विशेषताओं को लिखें तो सबसे पहले आप ऋग्वेद काल का सामाजिक विशेषता लिख दीजिए, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाया है। और फिर उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक विशेषताओं को शुरू करना है, लेकिन उसको सबसे पहले लिखना है आपको कि कौन कौन सी विशेषता ऋग्वेद काल की बनी रही। और फिर जो है आप जो नया विशेषता उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है उसको अलग अलग पैराग्राफ में लिख दीजिए। तो आपका क्वेश्चन बहुत बैलेंस होगा। टीचर को ये पता लग जाएगा कि इस स्टूडेंट को पता है कि कौन कौन सा हर काल में क्या परिवर्तन हुए और कौन सा चीज निरंतरता बना रहा। ठीक है, इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे वैदिक काल पर ही। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कमेंट करना हो, चाहे ये सब, तो जिससे आपको लगता है कि इस वीडियो में और सुधार हो सकता है, क्योंकि आपका कमेंट ही जो है वो लाइक कीजिएगा तो उत्साहवर्धन होगा, लेकिन कमेंट कीजिएगा, आलोचना कीजिएगा तो उससे जो है मेरी मौलिकता में और सुधार होगी। ठीक है, धन्यवाद।